पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, राइट। इस वर्ड को लोस्ट नहीं पढ़ना, लॉस्ट पढ़ना है। इसका मतलब है जन्नत खो गई। जॉन मिल्टन 17th सेंचुरी, सबसे पहले पोएम में पोइट शायरी की देवी म्यूज़ से दुआ करेगा, ये दुआ करेगा कि मुझे ताकत अता फरमा कि मैं एक अच्छी पोएम लिख सकूं। क्लियर। सेकंड, एम बताएगा कि पोएम लिखने का एम क्या है। ये एक लॉन्ग पोएम है और एम क्या है? गॉड इज़ एटर्नल प्रोवाइडेंस। वो ये साबित करना चाहता है कि खुदा हमेशा हमेशा के लिए मेहरबान है। खुदा हमेशा हमेशा मोहब्बत करने वाला है, प्रोवाइडेंस देने वाला है, मेहरबान है। क्लियर। आफ्टर दिस इस बुक में बताएगा रीज़न ऑफ लॉस्ट ऑफ पैराडाइज, जन्नत के खो जाने की वजह क्या थी। ये बात आपको भी मालूम है। तो हम कहते हैं फोर्थ पर बताएगा दैट रीज़न वाज सैटन। क्या? सैटन कौन? शैतान। कि जन्नत के खो जाने की वजह कौन था? सैटन था। क्लियर। आफ्टर दिस इस बुक में, इस पोएम में सैटन का जिक्र होगा, फिर सैटन का जिक्र होगा और फिर सैटन का जिक्र होगा। अब मैंने आपको पूरी बुक की समरी बता दी कि स्टार्ट कहाँ से होगी और ये बुक एंड कहाँ पर होगी। दरहकीकत ये लॉन्ग पोएम है जो कि 12 बुक्स में आती है। क्लियर। आपके सिलेबस में बुक 1 है और बुक 9 है। बुक 1 को कंसंट्रेट करें और इस बुक 1 में हम देखेंगे, हमें पता चलेगा ये सैटन ऐसा लगता है जैसे इस बुक का हीरो हो। ओके, आइए कंसंट्रेट कीजिए। बम्बास्टिक लैंग्वेज है, ज़बरदस्त लैंग्वेज यूज़ की है मिल्टन ने। देखिए क्या कहता है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, इंसान की पहली नाफरमानी, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और फिर उस मनाशुदा दरख्त का फ्रूट। क्रिश्चियन के मुताबिक एप्पल से मना किया गया था। गॉड ने कहा था कि एप्पल नहीं खाना। किसको कहा था? हाँ, एडम और ईव को। एडम एंड ईव, कहें एडम और ईव। ईव हवा को कहते हैं। ओके, आपने अपनी लैंग्वेज को रिप्लेस करते जाना है। आपकी उर्दू इस तरह की हो कि उसमें 60% इंग्लिश ही हो। ओके, तो फर्स्ट में कहा ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, इंसान की पहली नाफरमानी, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, उस मनाशुदा दरख्त का फ्रूट, हुज मॉर्टल टेस्ट, जिसका फानी टेस्ट, जिसका फना कर देने वाला टेस्ट, ब्रॉड डेथ, लाया मौत, इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में। इससे पहले इंसान मौत से वाकिफ़ नहीं था। जैसे ही वो फ्रूट खाया, यानी कि एप्पल खाया, जिससे गॉड ने मना किया था, तो पनिशमेंट के तौर पर इंसान के अंदर मरने वाला, फना वाला सिस्टम ऑन हो गया। फिर उसे मौत भी आनी थी। क्लियर। इस टेक्स्ट का आपने रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। थोड़ी सी टेक्स्ट है, थोड़ा सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको अच्छे से तैयार करना है और इस लैंग्वेज को ऊंची आवाज़ से जब पढ़ेंगे आप, तो आपकी इंग्लिश बेटर होगी। ऐसे, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, whose mortal taste brought death into the world and all our woe। और फिर साथ क्या हुआ? हमारे दुख आए। पहले इंसान को कोई दुख नहीं थे।
जब इंसान ने वो फ्रूट खाया तो इंसान को फिर दुख लाहक हुए, इमोशंस उसके अंदर आई, फीलिंग्स उसके अंदर आई, सारा सिस्टम ऑन हो गया ना उसके अंदर। और उसने एक बड़ी बात क्या कही थी, उसके अंदर मौत, फना होने वाला सिस्टम आ गया। क्लियर? विद लॉस ऑफ ईडन, और साथ खो गई क्या? वेरी गुड, शाबाश। और साथ ही जन्नत खो गई। अब मिल्टन सबसे पहले तमहीद, स्टार्ट, बुनियाद बना रहा है। कहता है कि इंसान ने नाफरमानी की, उसने वो फ्रूट खाया जिस दरख्त के फ्रूट से मना किया गया था, और फिर जब खाया तो फना का सिस्टम ऑन हुआ, और जब खाया तो साथ दुख है और साथ हमारी जन्नत भी चली गई। इडन टिल वन ग्रेटर मैन, फिर एक अजीम शख्स आया, रिस्टोर अस, जिसने हमें दोबारा रिस्टोर किया, बहाल किया। वो ग्रेटर मैन कौन था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उसने इंसान को रिस्टोर किया। इंसान को कैसे रिस्टोर किया? उन्होंने इंसान को बताया कि आपने गॉड की तरफ रजू कैसे करना है, इबादत कैसे करनी है, माफ़ी कैसे मांगनी है, ताकि आपको गुमशुदा जन्नत वापस मिल जाए। गुड, ओके, आर यू हियर? एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, और हमें हमारा मुबारक मकाम वापस दिलाया। सिंग, मैं गाता हूँ। अच्छा, पहले जो पोइट होते थे वो लिखते नहीं थे, वो गाते थे। और लॉन्ग नरेटिव पोइम्स इसीलिए कहते हैं। नरेट का मतलब है बोलना, नरेटिव बोली जाने वाली, पोइम का मतलब पोइम। जो एपिक पोइम, इस तरह की पोइम होती थी, इस तरह की लिखी हुई लंबी पोइम को कहते हैं एपिक पोइम। एपिक क्या लफ्ज़ है? एपिक। एपिक पोइम जो है, ये देखिए ये लिखा है एपिक पोइम। ये आप एपिक पोइम पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है कि एपिक पोइम है या नहीं है। मैं बताऊंगा कि एपिक पोइम है या नहीं, और आप वहाँ जाकर लिख आएंगे ये एपिक पोइम है। ओके? होमर भी तो ब्लाइंड गाता था ना? हाँ जी, होमर ही वॉज आल्सो ब्लाइंड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले आया था होमर, शायर था, ग्रीक था, वो भी गाता था। ठीक है, शायरी अपनी गा कर सुनाया करता लोगों को। अब 17वीं सेंचुरी है, यहाँ पर पोइट लिखता है, लिख तो रहा है, अंदाज ऐसा है जैसे बोल रहा हो, गा रहा हो। सिंग, मैं गाता हूँ। यहाँ यूँ भी कह सकता था मैं लिखता हूँ, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस उस वक्त नहीं था ना 17वीं सेंचुरी में कि मैं गाता हूँ, उसने लिख दिया। ओके? हेवनली म्यूज, ओ शायरी की देवी, ओ मुकद्दस शायरी की देवी। हेवनली आपकी बुक में है, मेरी बुक में यहाँ नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएवर। हेवनली म्यूज, ऐ आसमानी म्यूज, ऐ शायरी की देवी। बस इतना, म्यूज। अब म्यूज से याद रखना है कि ये शायरी की देवी है। मैं दोबारा ट्रांसलेट नहीं करूँगा, ओके? मुझे शर्म आती है। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप, तुम ही तो थी जो सीक्रेट टॉप पर, जो वो पुरस्कार ऊंचाई पर, ऑफ ओरेब, ओरेब पहाड़ी की, और ऑफ सिनाए या सिनाए पहाड़ी की बुलंदी पर, डिडेस्ट इंस्पायर, ओ म्यूज़ तुम ही तो थी जिसने ओरब और सिनाई की बुलंद पुरस्कार चोटियों पर इंस्पायर किया। किसको इंस्पायर किया? आगे बताया जा रहा है। दैट शेफर्ड, उस बकरियां हाँकने वाले को। शेफर्ड बकरियां चराने वाला कौन है? मुराद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब ये बताना चाह रहा है पोएट कि म्यूज़ इज़ अ पावरफुल गॉडेस, वो ताकतवर गॉडेस है, वो
प्रॉफिट्स को भी इंस्पायर करती है। तो कह रहा है कि है शायरी की देवी तू ही तो थी जिसने सिनाए और अरब की चोटियों पर बकरियां हाँकने वालों को इंस्पायर किया था, यानी उसे मालूमात दी थी। फिर उसने क्या किया था जी, क्वेश्चन। ये इज़राइल में है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिसमें बकरियां चराया करते थे। ठीक है, अच्छा, तो क्या इंस्पायर किया शायरी की देवी ने एक प्रॉफ्ट को, बकरियां चराने वाले को? हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, जिसने सबसे पहले बताया कि किस तरह बीज में से नशोनुमा हुई। अब ये बताने जा रहा है मिल्टन कि ये दुनिया, ये कायनात कैसे बनी है, और वो साथ ही एक रेफरेंस देता है कि शायरी की देवी तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्पायर किया था, बताया था। क्या बताया था? कि ये दुनिया बीज में से कैसे फली फूली। अच्छा, चूजन सीड इन द बिगिनिंग, शुरू में, हाउ द हेवन्स एंड अर्थ रोज आउट ऑफ ख्याज। ख्याज, साथ साथ वर्ड बोला करें मुंह से, ख्याज 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 ख्याज। और उसने पता है किस तरह ज़मीन व आसमान उजाड़ में से पैदा हुए। यानी कि पोइट ये कंसेप्ट दे रहा है कि ये चाँद, सूरज, सितारे, ये जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, ज़मीन है, ये बनने से पहले क्या था? उजाड़ था। और ये उजाड़ में से कैसे गॉड ने तमाम चीज़ें बनाई। और ये पता, ये मालूमात किसको दी? किसके पास थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला? शायरी की देवी ने उसे इंस्पायर किया था। ठीक है, और सियोन हिल। और फिर अब देखें, अब थोड़ा कह रहा है इस तरह कि म्यूज़ तुम्हें फ़िलां पहाड़ी भी खुश करती है, तुम्हें फ़िलां नदी भी खुश करती है। म्यूज़ को कहता है, तो तुम्हें उस नदी और पहाड़ी का वास्ता है, तो मुझे सही से इंस्पायर करना, मुझे भी। ठीक है, ऐसा कहेगा। यस यस। अब वो कहते हैं, और इफ सियोन हिल डिलाइट दी मोर, दी, ये लफ्ज़ है धी, हम कहते नहीं पंजाबी में धी, ये धी है, तो हम इसे दी भी बोल देते हैं। ओके, नॉट अ मैटर। इसका मतलब तुम, तुम्हारा। और सियोन हिल का नाम, इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं, बस पहाड़ी का नाम है। और सियोन हिल तुम्हें बहुत खुश करती है। एंड सिलोज ब्रूक दैट फ्लोट, और वो साइलोम की जो नदी है जो घूमती है फास्ट, तेज़ी से, बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, बैतुल्ला के गिर्द। और सैलोम पहाड़ी पर जो बैतुल्ला है, उस पहाड़ी के गिर्द एक नदी घूमती है, और वो नदी तुम्हें बहुत खुश करती है। और वो पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? सियोन हिल। और वो भी तुम्हें बहुत पसंद है, खुश करती है, तुम्हें उसी का वास्ता है। हाँ 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 जी, हाँ जी। सर ये ओरेकल तो वो एक गाने वालों का, और वो जो नहीं आपने बताया था सर, लीडिपस रेक्स में? नहीं, वो कोरस था। आई देंस इन्वोक द एट, तो फिर मैं इन्वोक करता हूँ तुम्हें, मैं इनकरेज करता हूँ, तुमसे मांगता हूँ। इन्वोक का मतलब होता है किसी के अंदर मुहर्रिक पैदा कर देना, मुहर्रिक, अगर उर्दू आप समझते हैं, किसी को हरकत में लाना। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ, स्टिमुलेट करना किसी को। अच्छा, ऐसा है। अब यहाँ पर आप देखें कि वो कहते हैं, शायरी की देवी मैं तुम्हें इन्वोक करता हूँ कि तुम मुझे इंस्पायर करो। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि द पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट, द मैन इज़ इम्पॉर्टेंट, द ह्यूमन बीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट। वो शायरी की देवी को इन्वोक करेगा, वो इंस्पायर करेगी। ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा और शायरी की देवी तुम इंस्पायर कर दो, नहीं, मैं ही काज बनूँगा तुम्हें इंस्पायर करने की। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें बाद में आप समझते हैं, ये बड़ी अहम और बड़ी बातें होती हैं।
देंस देंस then फिर देन की जगह पर आया है। ओल्ड इंग्लिश आई देंस इन्वोक द एड, फिर मैं तेरी मदद को उभारता हूँ टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, अपने इस बड़े गीत के लिए, अपनी इस बड़ी पोएम के लिए। अजीम, एडवेंचरस का मतलब होता है मुहिम जू, यानी कि ख़तरनाक खौफनाक। मैं इस बड़ी पोएम के लिए, गीत के लिए तुम्हें, तुम्हारी मदद को हासिल करने के लिए तुम्हें उभारता हूँ, मुहर्रिक में लाता हूँ, हरकत में लाता हूँ। दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट्स टू सोर, कि मेरा कोई भी इरादा नहीं, दैट विद नो मिडल फ्लाइट, कि कोई दरमियानी परवाज़ का इंटेंट्स इरादा नहीं है, टू सोर कि मैं परवाज़ करूं। सोर का मतलब होता है ऊंची परवाज़। इस लाइन का मतलब है कोई मिडल या आम फ्लाइट का मेरा कोई इरादा नहीं, मेरी ऊंची परवाज़ है। वो शायरी की देवी से कहता है कि मेरी परवाज़ छोटी नहीं, मेरी बहुत ऊंची परवाज़ है, तो मुझे इंस्पिरेशन उसी लेवल की चाहिए। नो शुरू में उसने कह दिया, दैट विद नो मिडल फ्लाइट इंटेंट्स, कि मेरा कोई भी छोटी परवाज़ का, मिडल फ्लाइट का कोई इरादा नहीं। टू सोअर, मैंने परवाज़ भरनी है, ऊंची परवाज़। अबव द एनियन माउंट, इतनी ऊंची परवाज़ कि मैं एनियन माउंट से भी ऊपर जाऊंगा। अच्छा, एनियन माउंट जो है ये एक पहाड़ का नाम है, ग्रीक यूनानी, उनकी जो माउंट थी एनियन माउंट, उस पर ग्रीक म्यूज़ रहती थी। म्यूज़ दो हैं। ये जिसको कह रहा है कि तुम मुझे मदद दो, वो इंग्लिश म्यूज़ है, ठीक है, अंग्रेज़ों की म्यूज़ है। और एक पहले भी म्यूज़ थी, वो ग्रीक वालों की थी। पुराने ग्रीक हैं, इल्म वहीं से स्टार्ट हुआ, ज़हीन वहीं थे, देवी देवता उन्हीं ने ये सारे ह्यू आउट किए थे, तराशे थे। उन्होंने माउंटेन बनाई, माउंटेन के ऊपर कहा कि इस माउंटेन पर म्यूज़ रहती है, और उससे इंस्पिरेशन लेते थे। अब पोइट ने क्या किया, ग्रीक को थोड़ा डाउन करने की कोशिश की और अंग्रेज़ों को ऊपर करने की कोशिश की। कहा कि मेरा इरादा कोई मिडल फ्लाइट का नहीं है, मैंने तो बहुत ऊंची परवाज़ करनी है, इतनी ऊंची कि एनियन माउंट से भी ऊपर, यानी कि ग्रीक वालों की देवी तल्ले है, मैं ऊपर। वायलेट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड, मैं हासिल करूँगा चीज़ें वो जो पहले अटैम्प्ट नहीं की गई। मैं न्यू थिंग्स लाऊंगा। येट इन प्रोज और राइम, वो चीज़ें ना तो नसर में, प्रोज में कभी लिखी गई, ना ही राइम पोइट्री में लिखी गई। नसर का मतलब क्या होता है, इस तरह आप कॉलम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सारा नसर है, कहानी, नावल। तो जो पोइट्री है वो पोइट्री है, उसे राइम भी कहते हैं। एंड चीफली दाओ, अब यहाँ से कंसेप्ट चेंज हुआ। अब पोइट गॉड से बात करेगा, ठीक। अब उसने म्यूज़ से प्रेयर ले ली, उससे कह दिया मुझे इंस्पायर करो, ओके। अब वो बात करता है गॉड की, कहता है एंड चीफली दाओ, और ख़ास तौर पर तुम, ओ स्पिरिट, ओ खुदाए बरतर, ओ अजीम रूह, दैट डोस्ट प्रेफर, तुम्हें तो हर जगह पर प्रेफर किया जाता है, बिफोर ऑल टेम्पल्स, तमाम तर मुब्द में, इबादत कदों में, तमाम इबादत कदों में हम किसको प्रेफर करते हैं, अल्लाह को, उस अजीम रूह को, ठीक है, जो अजीम रोशनी है, जो सेंट्रल फोर्स है, जिसकी कई डेफिनेशंस हैं, जो नेचर है, फितरत है, हर चीज़ है वो, ओके। द अपराइट हार्ट एंड प्योर, और वो बिल्कुल सीधे और प्योर हार्ट्स में रहता है। ओ खुदाए बरतर, ख़ास तौर पर तुम हर टेंपल में प्रेफर किए जाते हो, और तुम कहाँ रहते हो, प्योर दिल में रहते हो, अच्छे लोगों के दिलों में रहते हो। इंस्ट्रक्ट मी, ऐ खुदाए बरतर क्या कर, मुझे
इंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रक्ट भी, हाँ मुझे टीच करो, मुझे गाइडलाइन दो। फॉर दाउ नोएस्ट, क्योंकि तुम जानते हो, नोएस्ट जानते हो तुम। गॉड तो सबसे पहले उसी ने हर चीज़ बनाई है, तो वो जानता है ना। दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉस्ट प्रेजेंट, तुम सबसे पहले इस वसीओ अरीज उजाड़ में प्रेजेंट मौजूद थे। गॉड सबसे पहले मौजूद था जब कायनात नहीं बनी थी, कायनात एक उजाड़ की शक्ल में थी। ओके, एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड, और तुमने अपने बड़े अजीम पर फैला रखे थे। अब उसने कहा गॉड, उसने अपने अजीम पर फैला रखे थे। डव लाइक, जैसे मुकद्दस, जैसे सादा लो, जैसे मेहरबान फाख्ता होती है, तुमने डव की तरह अपने अजीम पर फैला रखे थे। सेटेस्ट, और बैठे थे, ब्रोडिंग, सी रहे थे, बना रहे थे, मैच्योर कर रहे थे। ऑन द वास्ट एबिस, बड़ी बड़ी गहराइयों को। उसे कंसेप्ट ये दिया, गॉड स्टार्ट में डव की तरह था और वो कायनात के ऊपर ऐसे बैठ गया, उजाड़ के ऊपर जैसे डव बैठती है, और वो नीचे दुनिया को बनाने लग गया जिस तरह डव बैठकर अंडे सीती है, वो अंडों से बच्चे निकलते हैं, ऐसे सूरज चांद सितारे सब बन गए। ओके, उसने गॉड को एक मेटाफर दिया है डव लाइक का, कि गॉड डव की तरह बैठा था। ओके, हम जुरत नहीं करते, वो पोइट जुरत करते हैं, इस तरह के यूज़ करते हैं, तशबीह देते हैं। एंड मेडेस्ट इट प्रेग्नेंट, और तुमने इस कायनात को, उजाड़ को प्रेग्नेंट किया, मैच्योर कर दिया। इसके अंदर जिस तरह के वैमन का कंसेप्ट दिया है कि गॉड जो है ऊपर बैठा है, तो नीचे ये सारी दुनिया रिच हो गई, इसमें तमाम नशोनुमा होने शुरू हो गई, ठीक। और उसने कायनात को किसने, गॉड ने प्रेग्नेंट किया, यानी कि रिच किया, भरपूर किया, हर चीज़ इसमें उग गई। वॉट इन मी इज डार्क, अलेमन, अलेमन रोशन कर दो, क्या चीज़, जो चीज़ मेरे अंदर तारीख है। आप पोइट कह रहे हैं गॉड से कि मेरे अंदर जो चीज़ तारीख है उसे रोशन कर दे। ये अल्यूमिन है या अलेमन? अलेमन, एलुमाइन भी कहते हैं, अलेमन भी कहते हैं। अलेमन, अलेमन मेरे अंदर हर चीज़ को रोशन कर दो। व्हाट इज लो रेज, और जो चीज़ लो है उसको उभार दे, रेज कर दे। मेरे अंदर जो चीज़ कम है उसे ज़्यादा कर दे। एंड सपोर्ट, और सपोर्ट कर मेरे अंदर मेरी क्वालिटीज़ को। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट, क्योंकि इस अजीम बहस की पीक पर जाकर, हाइट पर जाकर क्या करना है मैंने, आई में असर्ट, अब आ गया एम, जो मैंने आपको बताया दूसरे नंबर पर पोइट अपना एम बताएगा, अहम बात है। कहते हैं क्योंकि इस बहस, इस आर्गूमेंट के एंड पर जाकर मैंने क्या करना है, हाइट पर जाकर क्या करना है, मैंने दावा कर देना है। किस चीज़ का, आई में असर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 2 लाइन्स निशान लगाइए, ये अक्सर एग्जाम में रेफरेंस कंटेक्स्ट के लिए आती है। आई में असर्ट इटर्नल प्रोवाइडेंस, मैं ये दावा कर दूंगा कि दावा करता हूँ खुदा हमेशा हमेशा मेहरबान है, हमेशा हमेशा देने वाला है, जुल्म करने वाला नहीं हो सकता। एंड जस्टिफाई द वॉइस ऑफ गॉड टू मैन, और मैं साबित करूंगा कि खुदा के कौन कौन से रास्ते इंसान तक आते हैं। उसे ये नहीं कहा, और मैं साबित करूंगा कि इंसान के कौन कौन से रास्ते खुदा तक जाते हैं। नो, खुदा इटर्नल प्रोवाइडेंस है, वो हमेशा हमेशा देने वाला है। उसने रास्ते नीचे उतार रखे हैं इंसान की तरफ, वो क्योंकि बड़ा मेहरबान है, वो इंसान को ऐसे छोड़ नहीं सकता।
ओके, तो ये 2 लाइन्स हैं। इसमें कहा गया है मैं दावा करता हूँ खुदा मेहरबान है और खुदा के कौन कौन से रास्ते इंसान की तरफ आते हैं। ओके, नाइस ऑफ यू। कल रेफरेंस कंटेक्स्ट के लिए ये फर्स्ट पेज आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू।